आज का जो विषय है वो वैचारिक ज्यादा है, क्योंकि ये इसका नाम ही संगोष्ठी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि यदि क्योंकि इसमें बहुत तालियों के शायद अवसर ना मिले, लेकिन इसकी सार्थकता होगी यदि कुछ बिंदु आप साथ ले जाएं। तो संविधान की सबसे पहले बात है, इस संविधान किसी भी सभ्य समाज का दर्पण होता है। संविधान किसी भी सभ्य समाज की पहचान होता है, और वो समाज किन व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलता है यही उसकी प्रगति तय होती है, इसी से उसकी प्रगति भी तय होती है। और आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान, यदि जहां कोई संविधान नहीं है, कोई शासन का विधान नहीं है, तो वहां की क्या व्यवस्था है, सीरिया की क्या व्यवस्था है, इराक की क्या व्यवस्था है। और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा देश, इतने सारे संकट आए फिर भी यदि चलता रहा, तो उसका कारण है कि हमारा लोकतंत्र में विश्वास है और हमारा संविधान मजबूत है। तो संविधान में श्रद्धा हमारे यहां दो कारणों से है। एक तो यह कि बहुत बड़ा समाज जो दमित था, वंचित था, पीड़ित था, और उसको मुक्ति देने का काम, उसके अधिकारों को लौटाने का काम, अधिकारों को देने का काम, उसको स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व और न्याय देने का काम यदि किसी ने किया है तो संविधान ने किया है। इसलिए संविधान के प्रति श्रद्धा और संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति श्रद्धा, इसलिए हमारे संविधान में एक दोहरी श्रद्धा होती है, बाबा साहब के प्रति भी, क्योंकि लाख करोड़ों लोगों को, मतलब उस समय करीब 25% जनसंख्या जो है वो केवल दलितों की थी। 6 करोड़ दलित उस समय थे, जो आज बच्चों 6 करोड़ ही लगभग उस समय मुस्लिम थे जब देश आजाद हुआ। तो इतनी बड़ी संख्या, और उसको मुक्ति देने का काम, उसको जीवन देने का काम, उसको समानता के अवसर देने का काम यदि किसी ने किया तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और इसलिए संविधान में दोहरी आस्था होने के कारण संविधान के दुरुपयोग का, या कहें कि उस भावनाओं के दोहन का काम राजनीतिक पार्टियों ने किया। और उन्होंने जिस तरह, भारतीय जनता पार्टी ने जब नारा दिया कि हम 400 पार करेंगे, तो उस 400 पार को किस तरह उन्होंने अनुसूचित जाति समाज में और जनजाति समाज में प्रस्तुत किया कि संविधान को बदलेंगे, ये संविधान बदल देंगे। और उसमें चूंकि बहुत अतिशय श्रद्धा है संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति, और इसलिए लोगों ने इस तरह उनके छल में आने का काम किया। ये जो संगोष्ठी है वस्तुतः राजनीतिक पार्टी का दायित्व है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है, सिर्फ सरकार चलाना नहीं होता। राजनीतिक पार्टी का प्रमुख काम जनता को एजुकेट करना होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों की जो प्रस्थापना है वो करना होता है। केवल चुनाव लड़ने के लिए दल नहीं होता। यदि हम निरक्षीर विवेक जनता में नहीं दे पाए, यदि मुद्दों का मूल्यांकन करने का क्षमता और सलाहियत हम जनता को नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का कहीं ना कहीं कमी रह गई। और ये एक बहुत सात्विक प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि जनता तक, क्योंकि ये तो छलने का ही काम किया। संविधान कभी बदला नहीं जा सकता। संविधान केवल दो ही परिस्थितियों में बदला जा सकता है कि एक तो कोई विदेश का आक्रमण कर दे और हमारे संविधान को, हमारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दे और अपना संविधान लागू कर दे अपनी ताकत से, तभी संविधान जा सकता है। या इस देश में ऐसा गृह युद्ध हो जाए कि बिल्कुल अराजकता मच जाए, तभी संविधान, नए संविधान की जरूरत पड़े, वरना संविधान कोई बदल नहीं सकता। इसलिए ये बिल्कुल झूठ उतारने का काम, झूठ परोसने का काम और उसमें सफल होने का काम भी जो कांग्रेस ने किया। और जब उनको 91 सीटें मिल गई तो उनको लगा यार ये मंत्र तो काम करता है, और ये मंत्र तो काम करता है, इसलिए उन्होंने संविधान लिया, संविधान की कॉपी ली और जगह जगह उसे दिखाना शुरू किया। जब उनसे पूछा कि भाई इसमें पेज कितने, क्या तुम्हें मालूम है? तो पेज नहीं मालूम, उसके उपबंध उन्हें नहीं मालूम, उसके जो भाग खंड है वो उन्हें नहीं मालूम, लेकिन संविधान लहराना क्यों? क्योंकि उस भावना का दोहन करना है जो संविधान के प्रति और बाबा साहब के प्रति हमारे दिलों में है। तो ये पाप कांग्रेस ने किया है। आज का जो ये संगोष्ठी है वस्तुतः दो बिंदुओं पर मैं लेना चाहता हूं। एक, बाबा साहब के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया रहा और भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया रहा, और संविधान के प्रति कांग्रेस का क्या रवैया रहा और भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण इसके प्रति है। इन दो बिंदुओं पर ही मैं अपना आज का पूरा वक्तव्य रखूंगा। और सबसे पहले यदि बात करें संविधान की, तो संविधान
पहले बाबा साहब की बात करते हैं, क्योंकि बाबा साहब वो प्रतीक है संविधान का। तो हम यदि देखें तो सन 1930 से कांग्रेस और बाबा साहब का संघर्ष शुरू होता है, और कांग्रेस कहती है कि भाई ये बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर युवा आए हैं, इनका दलितों के नेता ये नहीं है, दलितों के नेता हम हैं। और तब से संघर्ष शुरू होता है। सन 1932 में पहले आरक्षण के लिए बाबा साहब लड़ते हैं, और वो कहते हैं कि भाई हमको एक अलग से चुनाव का अधिकार दो, हमारी सीटें तय करो आप दलितों की। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, सीटें तय नहीं होगी आपकी, और इसके लिए वो गए यरवदा जेल में अनशन करते हैं, और अनशन करते हैं तो उस समय फिर एक पूना पैक्ट होता है, क्योंकि पूना में है ये जेल, और उसके तहत ये आरक्षण उसमें मिलता है। लेकिन उस आरक्षण में भी हमको बताया जाता है गांधी जी बहुत बड़े हमारे रिडीमर थे, हमारे मुक्तिदाता थे, लेकिन वस्तुतः उस समय उपवास 2 दिन और इसलिए बढ़ा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि ये जो आरक्षण होगा, राजनीतिक आरक्षण, ये 5 वर्ष के लिए होता होगा, और बाबा साहब चाहते थे कि ये 20 वर्ष के लिए हो, तब हमारे लोग ऊपर आ पाएंगे। और इस संघर्ष में 2 दिन और उनको उपवास करना पड़ा, और 10 आखिरकार ये तय हुआ कि उस समय सन 1932 में चुनाव में 10 साल के लिए आरक्षण मिलेगा, वो राजनीतिक आरक्षण। ये संघर्ष की स्थिति है। लेकिन उसके बाद भी लगातार हर बात पर बाबा साहब की आंखों की किरकिरी रहे, बाबा साहब आंखों की किरकिरी रहे कांग्रेस की। और बाबा साहब ने किताब लिखी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। और इस किताब में 400 पेज की किताब है। इस किताब में उन्होंने पूरा विवरण दिया कि हमें किस तरह छला जा रहा है अनुसूचित जाति के लोगों को। उस समय अनुसूचित जाति नहीं थी, क्योंकि संविधान नहीं बना था, तो अनुसूचित जाति इसलिए उस समय दलित कहा जाता था, डाउन ट्रोडन कहा जाता था, डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था। लेकिन अनुसूचित जाति नहीं थी, क्योंकि अनुसूचित जो शेड्यूल्ड है वो नहीं बना था। तो दलितों के साथ किस तरह छल कांग्रेस करती है, ये उस पूरी पुस्तक में बाबा साहब ने लिखा है। केवल इतना नहीं, बाबा साहब का हमेशा अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि साहब बाबा साहब को तो संविधान बनाने को दिया, संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की तरफ से चुन करके नहीं गए बाबा साहब, उनको बंगाल में जोगेंद्रनाथ मंडल ने चुन करके भेजा। जोगेंद्रनाथ यानी कांग्रेस से नहीं चुन करके गए, लेकिन जब वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो उनकी सदस्यता भी चली गई। फिर कांग्रेस मजबूत हुई। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई ये जो लोग है, ये जो 379 लोग हैं, ये केवल भाषण कर रहे हैं, संविधान नहीं बना रहे हैं। संविधान बनाना है तो हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाना पड़ेगा। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर को फिर से चुना करके लेकर के आए, और उन्होंने उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया, जिसने संविधान को पूरा समाप्त किया। लेकिन उसमें कोई उनका योगदान हो ऐसा नहीं है। दूसरा, बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। उसके बाद भाई क्यों इस्तीफा दिया? इसलिए इस्तीफा दिया कि लगातार नेहरू और बाबा साहब का जो है विवाद चलता रहा, चाहे वो चीन के आक्रमण को लेकर के हो। चीन के प्रति जो नरम नीति नेहरू की थी, उसके वो हमेशा आलोचक रहे। वो कहते थे कि आपने तिब्बत जैसा देश जो है वो खत्म कर दिया। चाहे देश के औद्योगिकरण को लेकर के हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो विवाद हुआ कि बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पास हो और समान नागरिक संहिता हो। लेकिन कांग्रेस उस समय समान नागरिक संहिता ना हिंदू कोड बिल के पक्ष में थी, ना समान नागरिक पक्ष में थी। वो तब भी तुष्टिकरण करना चाहती थी। और आज जो पर्सनल लॉ है, ये उस समय की देन है। वैसे तो 32 की देन है, लेकिन उन्होंने उस समय समाप्त किया जा सकता था। बाबा साहब चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती। तो आज समान नागरिक संहिता जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाह रही है, वो बाबा साहब की भी इच्छा थी। अब सन 1954 में उन्होंने इस्तीफा दिया। क्यों इस्तीफा दिया? वो चाहते थे कि ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति और सवर्णों के बीच जो बहुत बड़ा एक जाति वर्ग है, जो ना उधर आता ना इधर आता, जिसको आज हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ये पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हो। लेकिन उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए भी, नेहरू जी नहीं माने, वो तो आरक्षण के भी खिलाफ थे। लेकिन नेहरू जी ने फिर बड़े दबाव के साथ जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो काका कालेलकर समिति बनाई। लेकिन उस काका कालेलकर की रिपोर्ट को कभी प्रकाशित नहीं किया, उस पर कभी अमल नहीं किया। तो कांग्रेस जो है वो उसके बाद फिर जब आया समय तो मंडल कमीशन बना। तो मंडल कमीशन भी कांग्रेस ने नहीं बनाया, जनता पार्टी ने बनाया। लेकिन उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी दबी रही। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो कभी सामने नहीं आया।
उसको भी बनाने का काम फिर वीपी सिंह ने किया। तो कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए ये जो संघर्ष था उनका, बाबा साहब का इन लोगों के लिए, तो हमेशा, और उनका उनका जो जब अवसान हुआ बाबा साहब का, तो उनको दिल्ली में क्रिमेशन नहीं करने दिया, उनको मुंबई ले जाना पड़ा। बाबा साहब के प्रति कितनी नफरत थी कांग्रेस की कि उनका तेल चित्र भी संसद में नहीं लगने दिया। कितनी नफरत थी कि उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेहरू जी और तमाम लोगों को उन्होंने भारत रत्न दिया कांग्रेस ने, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया। ये तब भारत रत्न मिला जब भारतीय जनता पार्टी एक सहयोगी पार्टी थी और वीपी सिंह की सरकार थी, तब भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को दिया, ये कांग्रेस ने नहीं दिया उनका। अब ये दृष्टिकोण है, मतलब एक सड़क भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे कांग्रेस के शासन में नहीं बनी कि ये समर्पित होगी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को। शत्रुता, एक शत्रु भाव हमेशा कांग्रेस का बाबा साहब के प्रति रहा है। तो ये जो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर 9 सेकंड की क्लिप बना करके बाबा साहब के अपमान की बात कर रहे थे, यदि सबसे बड़ा अपमान किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। बाबा साहब के 5 स्थान है। सबसे पहले उनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान तो हमारे मध्य प्रदेश में एकदम पास में, कालीपलटन महू, लेकिन उस जन्म स्थान पे एक ईंट भी कांग्रेस ने 50 सालों में नहीं लगाई। वो तब बना जब हमारे पटवाजी की सरकार थी, तब उन्होंने उसको कालीपलटन के उस स्थान को लेकर के मिलिट्री से मांग करके और वहां पे संस्थान बनाया, वो तीर्थ बन गया आज। फिर बाबा साहब ने जहां शिक्षा ग्रहण करी, वो ब्रिटेन में रहते थे, और ब्रिटेन में जिस घर में रहते थे वो घर बिकने को आया, और जब महाराष्ट्र सरकार को पता चला कि वो जिसमें बाबा साहब पढ़ते थे रह करके वो बिक रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार, और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार, उन्होंने उस मकान को खरीद करके स्मृति बनाने का काम किया। फिर बाबा साहब का जहां अवसान हुआ 26 अलीपुर रोड, उसको भी आज बहुत बड़ा संस्थान वहां पे खड़ा हुआ है, 1 साल में बना। बाबा साहब ने जहां बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तब उस स्थान को भी चैत्य भूमि बनाने का काम, और जब कांग्रेस ने उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया, तो इंदू मिल की जिस जमीन पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस जमीन और अंतिम संस्कार की जगह भी स्मारक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और केवल ये नहीं, बाबा साहब के नाम पे भीम है। बाबा साहब बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो फिलोसफर थे, वो समाजशास्त्री थे, लेकिन मूल रूप में वो अर्थशास्त्री थे। और उनकी प्रॉब्लम ऑफ रूपी करके उनका बड़ा शोध ग्रंथ छपा, और उसी पे ये रिजर्व बैंक और ये सब बने उनके निष्कर्षों पे। तो उनको अर्थशास्त्री थे, इसलिए सम्मान देने के लिए भीम ऐप यदि शुरू किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो ये जो राहुल गांधी बार बार चिल्लाते हैं बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब का, यदि अपमान किसी ने किया है बाबा साहब का तो वो कांग्रेस ने किया है। उनको 2-2 बार चुनाव हराने का काम अभी भाई साहब हुआ। ये बात सही है कि वो मंत्री बने, लेकिन जो पहली सरकार थी 47 में बनी, वो चुन करके नहीं आए, वो इलेक्शन नहीं हुए थे। तो जो प्रमुख लोग थे, विश्व जो हिंदू महासभा के लोग थे, कम्युनिस्ट थे, और लोग थे, दलित थे, जो जो योग्य थे उनका मंत्रिमंडल बना दिया। तो उस तरह वो मंत्रिमंडल में थे। लेकिन 52 में जब पहले चुनाव थे और बाबा साहब जब मुंबई से खड़े हुए, तो उनके खिलाफ उनका ही एक सहयोगी, उनका क्लर्क, उनका बाबू, उसको टिकट देकर के चुनाव लड़वाया और 70,000 वोट निरस्त किए और बाबा साहब 12,000 से चुनाव हारे। ये कांग्रेस ने काम किया, ये सम्मान है बाबा साहब का। और उसके बाद 2 साल बाद, और जब इसी समय अशोक मेहता बहुत बड़े कम्युनिस्ट है, उनको निर्विरोध चुनाव जिताने का काम किया। एक और बड़े कम्युनिस्ट नेता, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया। ये सम्मान बाबा साहब को भी दे सकती थी। उसके बाद फिर एक अवसर आया जब उपचुनाव हुआ भंडारा का, जब वहां के कैंडिडेट शांत हो गए, बाबा साहब ने फिर फॉर्म भरा। वो लोकसभा में आना चाहते थे, लेकिन उस उपचुनाव में भी वो ना जीत सके। इसकी पूरी व्यवस्था नेहरू ने की और खुद नेहरू चुनाव प्रचार करने गए। ये सम्मान बाबा साहब का किया। अब बात करें संविधान की। पहली बात तो यह कि सबसे पहले संविधान
कि क्या सम्मान करी है। सबसे ज्यादा संशोधन यदि किसी ने किए तो खुद नेहरू ने किए। 99 बार संविधान संशोधन यदि किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, और कहते हैं कि साहब संविधान ये बदल देंगे। भाई सबसे ज्यादा तो आपने बदला। और नेहरू ने तो कहा कि अगर ये संविधान कांग्रेस की सोच के यदि खिलाफ गया तो हम संविधान को बदल देंगे, ये उनके वर्ड है। तो बदलने की बात तो उन्होंने की। 88 बार सरकार गिराने का काम, चुनी हुई सरकारें 356 लगाने का काम ये कांग्रेस ने किया। इतनी बार संविधान संशोधन 300, अब बाबा साहब खिलाफ थे धारा 370 के कश्मीर में। जब नेहरू चाहते थे कि भाई इनको एक अलग अधिकार दिया जाए कश्मीर, जम्मू कश्मीर को, और उन्होंने शेख को पहुंचाया अंबेडकर के पास, बाबा साहब के पास, कि आप जाओ और उनसे कहो कि धारा 370 जो है वो कश्मीर को दी जाए। तो जब बाबा साहब ने सारा सुना तो उन्होंने उठते हुए कहा कि शेख, मैं भारत का कानून मंत्री हूं, पाकिस्तान का नहीं, कश्मीर का नहीं। आप बताओ कि पैसा हम दें, आप कश्मीर के लोग पूरे देश में आ सके और भारत का कोई आदमी कश्मीर में नहीं जा सके। कश्मीर में अलग प्रधान हो, अलग झंडा हो, अलग संविधान हो, और आप चाहते हो कि हम ये दे दें आपको, ये कैसे होगा। और आज तक अगर इतने संविधान दिखाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो ये कश्मीर में आज तक, जब 4 साल पहले तक संविधान लागू क्यों नहीं था? क्यों उन्होंने संविधान लागू नहीं कर पाए? जब मैं संसद में था, जब भी आता था तो कश्मीर को छोड़ करके कोई कानून पास होता था, कश्मीर के लिए अलग से वहां के अनुमोदन लो, तो ये समाप्त किया। वहां आरक्षण नहीं था, कश्मीर में आरक्षण नहीं था। और पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में जो सफाई कर्मी आए थे, वो उनको सिर्फ सफाई कर्मी का काम मिलता था, वो दूसरा काम नहीं कर सकते थे। सिर्फ ये इसके लिए उनको रखा था वहां घाटी में, उनको आरक्षण नहीं था। जब भारतीय ये 370 समाप्त हुई तो वहां पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला, और पहली बार वहां विधायक चुने गए अनुसूचित जाति और जनजाति। ये बताते कि आरक्षण ही खत्म कर देंगे। अरे भाई, हमने तो आरक्षण दिया है। कांग्रेस ने जो 90 बार 100 बार जो संविधान संशोधन किया, तो संविधान संशोधन क्यों किया? भाई शाह बानो एक महिला 70 साल की, उसको उसके पति ने तलाक 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 कह दिया। और जो इस्लाम को समझते हैं वो जानते हैं कि अगर 3 बार तलाक कह दिया तो फिर कोई भी ताकत उसको वापस शादी में नहीं ला सकती सिवाय एक गंदी प्रक्रिया हलाला की। अब चूंकि हलाला के लिए शादी करना पड़े दूसरी, तो अब 70 साल की महिला से शादी कौन करे? अब उसकी परेशानी हो गई, उसको जो भी 100 रुपए देना थे मेहर के दे दिया, वो बेचारी खाए क्या, बच्चे भी नहीं रख सकते। तो उसने कोर्ट में केस लगाया, वो नीचे से जीती, हाई कोर्ट से जीती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको गुजारा भत्ता देना चाहिए। 70 साल की महिला से कौन शादी करेगा? और ऐसी स्थिति में वो कानून बदलने का काम वो राजीव गांधी जी ने किया। इनके संविधान इसलिए संशोधन किया, और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान संशोधन केवल 8 बार किया। और क्यों किया? एक्ट का जो ST/SC का एक्ट का आया था, उस बार संविधान संशोधन हुआ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। जो पिछड़ा वर्ग है, उनके पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किया। जो सामान्य वर्ग है लेकिन गरीब है, जिसको बोलते हैं कि गरीब सवर्ण, उसको EWS में 10% आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन किया। जो राजनीतिक चुनाव है हर 10 साल में, चूंकि इनकी समय बढ़ती है, तो वो 10 साल बढ़ने के लिए संविधान संशोधन किया। एक देश एक टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स, GST के लिए संविधान संशोधन किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान संशोधन इसलिए किया, और कांग्रेस ने संविधान संशोधन किस लिए किया? तुष्टीकरण के लिए किया, वक्फ बोर्ड बनाने के लिए संविधान संशोधन किया, अल्पसंख्यक आयोग बनाने के लिए संविधान संशोधन किया, शाह बानो प्रकरण में संविधान संशोधन किया। तो ये इनकी दृष्टि है संविधान के प्रति। और अभी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र चुनाव में जब हुआ तो उन्होंने संविधान की प्रतियां बांटी। हम दलितों की भावनाओं से खेलने का काम किया, और एक बार फिर छलने का काम किया, और हमें मूर्ख बनाने का काम किया। केवल चुनाव में नहीं, उसके बाद भी, कि जब वो संविधान की प्रतियां बांट रहे थे तो
तो आप सबने देखा होगा कि उसके ऊपर तो प्रियम्बल लिखा, लेकिन बाकी के पेज खाली थे। कोई ऐसा अपमान कर सकता है? और इससे भी बड़ा अपमान तो इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी ने जब वो चुनाव में उनको चुनाव निरस्त कर दिया कि तुमने गलत तरीके से चुनाव जीता, 71 का चुनाव, 75 में जब उनको कहा कि भाई आप 6 साल के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो फिर उन्होंने वो जो समय था उसको, मतलब वहां 71 से, तो उन्होंने आपातकाल लगाया। आपातकाल अपने आप में संविधान पर काला धब्बा है। सबसे बड़ी थ्रेट यदि कुछ थी तो वो संविधान में आपातकाल थी। लेकिन उससे भी बड़ा काम, गंदा काम, घटिया काम जो कांग्रेस ने उस समय किया, उस समय उन्होंने प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं कर सकता। प्रियम्बल समझते ना, जो उसका शुरू में आता, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य और ये सब बनाना चाहते, उसमें 2 शब्द जोड़ने का काम। वो 2 शब्द कौन से थे? एक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। अब जब संविधान सभा की डिबेट हो रही थी, बैठक हो रही थी, संविधान सभा के 8 खंड है, तो जब डिबेट हो रही थी तो उस समय किसी ने कहा कि भाई जब समाजवाद बड़े चरम पर था, सब चाहते थे कि समाजवाद बहुत अच्छी विचारधारा है, समाजवाद के साथ चलना चाहिए, गरीबों के उत्थान का काम करेगी समाजवाद। लेकिन समाजवाद को संविधान में जब डालने की बात आई तो बाबा साहब और लोगों ने भी कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को किसी आर्थिक सिद्धांत से नहीं बांध सकते, नहीं बांधना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी हो सकता है कि नए आर्थिक सिद्धांतों पर चले, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो परिवर्तनशील वस्तु है, हम संविधान की स्थायी प्रकृति में उसे नहीं डाल सकते। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता की बात है तो स्वयं नेहरू ने बोला कि भाई ये तो बोर्न जो सेक्युलर देश है, यहां तो सेक्युलरिज्म के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। एक परिवार में एक शिव है, एक शाक्त है, एक देवी की पूजा करता है, एक राम की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करना, कहीं लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां कभी धर्म के लिए तलवारें नहीं चली। सेक्युलरिज्म की जरूरत तो उनको है जो ये कहते हैं कि मैं जो कहता हूं मेरा ईश्वर ही सत्य है, मैं जो कहता हूं मेरा जो रसूल है वही सत्य है। उनके लिए सेक्युलरिज्म की जरूरत है, उनको कसम खाने की जरूरत है। हमारे तो विचारधारा में सदियों से, परंपराओं से सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म संविधान सभा के सदस्यों ने नहीं डाला, लेकिन इंदिरा गांधी ने डाला। अब डाला तो मजे की बात है कि उस समय संविधान, उस समय संसद जो है वो अस्तित्व में नहीं थी। क्यों? क्योंकि भंग कर दिया था, आपातकाल लागू था, और जो 71 में चुनाव था उसका कार्यकाल खत्म हो जाना था मार्च सन 1976 में। लेकिन दिसंबर सन 1976 में उन्होंने ये शब्द डाले, जब संसद जितना रही थी, जब कोई सांसद नहीं था, ऐसे समय में तुम 2 शब्द उसके प्रियम्बल में डाल रहे हैं और बता रहे हो हम संविधान का सम्मान करते हैं। ये कैसा संविधान का सम्मान है कि उसमें प्रियम्बल में आपने चोरी से 2 शब्द डाल दिए? ये कांग्रेस का काम, ये संविधान का सम्मान है। और केवल ये नहीं, 2-3 केस अब मैं उसके कानूनी पहलू में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन इस तरह कैसे होंगे जो फंडामेंटल अब कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी चेंज नहीं होंगे, ऐसा था पहले। और 2 केस इसी तरह के, एक केरल का था और फिर एक हरियाणा का केस आया। उस केस में था कि भाई फंडामेंटल चेंज नहीं किए जाएंगे, लेकिन सन 1976 में 42वें संशोधन में उन्होंने ये भी चेंज किया कि जो संसद यदि चाहे तो संविधान के फंडामेंटल भी चेंज कर सकती है। ये किसने बोला? ये इंदिरा गांधी। तो ये कौन सा संविधान का सम्मान है? और आज भी जब आप अपने मंत्रिमंडल, और मनमोहन सिंह का मंत्रिमंडल जब तय कर देता है कि हम जो है वो 10-9 वो देंगे, एक तो अपराधियों का था, एक तो कि भाई 3 साल से ज्यादा यदि किसी को सजा होगी, 2 साल से ज्यादा, तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसको फाड़ने का काम। और गैस जो है वो 11 दी जाएगी, 9 दी जाएगी, इसको फाड़ने का काम, मंत्रिमंडल के निर्णय को फाड़ने का काम ये अगर किसी ने किया तो राहुल गांधी जी ने किया। ये संविधान को समझते नहीं, संविधान का सम्मान करेंगे। ये बाबा साहब को समझते नहीं, बाबा साहब का सम्मान करेंगे। तो वास्तव में ये जो गोष्ठी है या ये जो प्रयास है, ये जो कोशिश है, ये सिर्फ इसलिए है कि हमारा जो वंचित वर्ग है वो पर्याप्त एजुकेट होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि हमें कौन छल रहा है। और बाबा साहब और कांग्रेस की बात तो हो ही नहीं सकती। बाबा साहब ने तो खुद लिखा है कि महात्मा गांधी मुझे अपने बगीचे का सांप समझते हैं।
वो तो हमेशा पीड़ित रहे कांग्रेस से। तो आज हमारा दलित समाज अगर इनकी बात में आ जाता है तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं बाबा साहब की भी खिलाफत कर रहे हैं, हम बाबा साहब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और जो भी बाबा साहब ने कहा आज उसको लागू करने का काम यदि कोई कर रहा है, बाबा साहब ने सोचा कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता और इस सबकी जो बात की, आज अगर गांव गांव में भी एक जैसे प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं तो ये समानता ही तो है। सबके घर में यदि गैस है तो ये समानता ही तो है। सबके घरों में गांव गांव यदि नल से जल जा रहा है तो ये समानता ही तो है। बाबा साहब के सिद्धांतों को यदि कोई लागू कर सकता है और कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं इस बात को बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि कभी भी कांग्रेस अनुसूचित जाति के प्रति, जनजाति के प्रति और पिछड़ा वर्ग के प्रति कभी ईमानदार नहीं है। और कोई भी ऐसा काम, भाई पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने तक का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और चूंकि लोकतंत्र में बौद्धिकता ये बहुत जरूरी है और हमको हर बात का विश्लेषण करना चाहिए। और मैं पुनः आग्रह करता हूं कि ये जो गलत बात फैलाने राहुल गांधी जी संविधान लेकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं, इनको जवाब देने का काम भी वंचित समाज की ओर से आना चाहिए, अनुसूचित जाति की ओर से आना चाहिए। आपने मुझे बहुत शांतिपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता।